हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर बेस्ड एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस होंगे। प्रत्येक सेंटेंस में एक ब्लैंक होगा और प्रत्येक सेंटेंस के साथ ब्रैकेट में एक वर्ब दी गई होगी। हमें ब्रैकेट में दी गई वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म पता लगाना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और उस नॉन फाइनाइट फॉर्म को जो है उस ब्लैंक में फिल करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती है उसको हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन सब के ऊपर मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या आप इन्फिनेटिव, जीरेंड या पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनेटिव की। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली जो है इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला है इन्फिनेटिव। तो देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेर इन्फिनेटिव, एक होता है टू इन्फिनेटिव। जब हम वर्ब की बेस फॉर्म को बिना टू के लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बेर इन्फिनेटिव। जैसे वॉश वर्ब को अगर हम लें तो मैंने इसको लिख दिया वॉश, तो ये भी बेर इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर मैं इसको टू के साथ लिखूं, टू वॉश, तो इसको हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव। तो इस तरह से इन्फिनेटिव होता है। वैसे इन्फिनेटिव के बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है उस वीडियो में। आप उस वीडियो जो वीडियोज़ बना रखे हैं इन्फिनेटिव के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेर इन्फिनेटिव, एक टू इन्फिनेटिव। वर्ब की बेस फॉर्म को जब हम बिना टू के लिखते हैं तो वो बेर इन्फिनेटिव होता है, और अगर वर्ब की बेस फॉर्म को हम टू के साथ लिखते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव होता है। अब बात करते हैं जीरेंड की। तो जीरेंड क्या होता है। जीरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में जीरेंड का मतलब नाउन का काम करे तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड कहलाती है। फिर सुन लीजिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो जीरेंड कहलाती है। अब वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड कब कहलाएगी, जब वो किसी सेंटेंस में एज ए नाउन यूज हो रही होगी। जिस तरह से नाउन यूज होता है, जैसे नाउन कैसे यूज होता है, वर्ब का सब्जेक्ट बनाकर हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन। तो इस तरह से जिस प्रकार से हम नाउन को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसी प्रकार से अगर हमने कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज़ कर रखी है तो वो जीरेंड है। अब बात करते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होती है। पार्टिसिपल जो है एक एडजेक्टिव का काम करती है सेंटेंस में। जब कोई वर्ब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही हो तो वो पार्टिसिपल होती है। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और अगर हैविंग के साथ में कहीं पे हैविंग के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल लगा रखा है, पास्ट पार्टिसिपल लगा रखा है, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से पार्टिसिपल जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि जीरेंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है और पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और जो जीरेंड होता है वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे तो उसको हम कहेंगे जीरेंड, और अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। मोस्टली जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग आती हैं। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उन सेंटेंसेस में हम और अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है ही मेड मी लाफ। तो यहाँ पर है ही मेड मी, ये हमारा मेन सेंटेंस है, और ये हमारी ये जो लाफ, ये जो वर्ब है इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म बनानी है और यहाँ पे लिखनी है। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, और ये इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म है ये लिखनी है लाफ की। तो देखिए जब भी फाइनाइट वर्ब लेट हो किसी सेंटेंस में, मेक, हियर, फील, ठीक है, ये अगर वर्ब्स
फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हो रही हैं किसी सेंटेंस में, और इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके बाद अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब अगर यूज करते हैं तो वो बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में आती है। बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में वो आती है। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब मेक वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब की तरह। तो अगर मेक वर्ब फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, मेक, लेट, हियर, फील, ये अगर फाइनाइट वर्ब हो किसी सेंटेंस में और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी पड़ रही है तो वो बेयर इन्फिनेटिव हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव जब लिखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे हम इसकी बेस फॉर्म लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि आपको कि हम बेयर इन्फिनेटिव इन वर्ब्स के साथ तभी यूज़ करते हैं जब ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में होती हैं। देखिए मैंने क्या लिखा था, लेट, मेक, हियर और फील। ये वर्ब्स अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रही हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद आपको नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है। तो अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखी जाएगी, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना, ये वर्ब्स अगर पैसिव वॉइस में लिखी गई हैं तो हम टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बना दूँ, जैसे अभी तो ये एक्टिव वॉइस में है, आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस में है अभी तो अगर मैं इसको पैसिव वॉइस बना दूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ आई वाज मेड, ठीक है, अब डैश छोड़ दूँ मैं और फिर यहाँ पे लाफ। अगर अब हमें ये ब्लैंक भरना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी जो ये जो मेक वर्ब है ये पैसिव वॉइस में आ गई। अब पैसिव वॉइस में आ गई तो हमें इसको टू इन्फिनेटिव यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू लाफ। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। बस आपको ये 4 वर्ब्स हैं, ये इनको आपको याद रखना है, लेट, मेक, हियर, फील। इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब यूज करनी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू हैड बेटर डैश गो। अब यहाँ पे ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एक फ्रेज है और यहाँ पर ये गो वर्ब है। तो इस गो की नॉन फाइनाइट फॉर्म हमें इस ब्लैंक में यूज करनी है। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर आ जाए, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर, हैड रादर, वुड सूनर, ये अगर फ्रेजेस अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं सब्जेक्ट के बाद तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैड बेटर का यूज हो रखा है यहाँ पर। तो हैड बेटर अगर यूज हो रखा है सब्जेक्ट के बाद में तो बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो हैड बेटर की तरह ही ये भी कुछ फ्रेजेस हैं, आप इनको भी ध्यान रखना है। हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर, हैड रादर और वुड सूनर, ठीक है, ये फ्रेजेस हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद आपको इन फ्रेजेस में से अगर कोई भी फ्रेज यूज़ की हुई मिले, यहाँ पे ये फ्रेजेस हैं, तो उसके बाद आपको हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये गो है, हम इसको गो ही लिख देंगे, ठीक है। ये था सेकंड सेंटेंस का आंसर। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। अब थर्ड सेंटेंस में क्या है कि ये यहाँ पे बी की फॉर्म है और जब बी की फॉर्म के साथ अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब होती है, मीन्स ये लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है इसका, और ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इससे पहले। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। तो ये जो है, ये इतना जो ये पार्ट है ये व्हाट का आंसर है, ठीक है, व्हाट का आंसर है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ये जो फाइंड और फॉल्ट
ये दो जो वर्ड्स हैं इनमें एक्चुअल में व्हाट का आंसर कौन सा वर्ड है। तो व्हाट इज़ ईजी, तो फॉल्ट इज़ ईजी नहीं है बल्कि फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ईजी, मतलब फाइंड इज़ ईजी। ठीक है, फाइंडिंग व्हाट, फाइंडिंग फॉल्ट। तो यहाँ पर ये व्हाट का आंसर है तो हमें इसको नाउन बनाना पड़ेगा, और जब भी हम किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं, नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको हमें जीरेंड बनाना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे इसको जीरेंड बनाना पड़ेगा और इसको हमें लिखना पड़ेगा फाइंडिंग। अब जब हम यहाँ पे फाइंडिंग लिख देंगे तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फाइंडिंग, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ईजी। तो हम इस सेंटेंस को जब एनालाइज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारी हो गई, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब प्रेडिकेट में यहाँ पे जो ये इज है और एक है इजी, तो यहाँ पे ये जो इज है ये हो गई लिंकिंग वर्ब और ये इजी हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये इसका जो फाइंडिंग फॉल्ट है ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो ये फाइंडिंग तो हो गया जीरेंड, और ये जो फॉल्ट है ये इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फाइंडिंग व्हाट, तो फाइंडिंग फॉल्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इज का जो सब्जेक्ट बनेगा वो फाइंड ही बनेगा, ठीक है, फॉल्ट नहीं बनेगा। फॉल्ट इज ईजी नहीं है बल्कि फाइंडिंग इज ईजी है। फाइंडिंग व्हाट, फाइंडिंग फॉल्ट। तो यहाँ पे इसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा, और जब हम इसको नाउन बनाएंगे तो हमें इसको जीरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे सी वियर्स ए डैश वरी लुक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लुक है ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और ये जो वरी है ये इस लुक का डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये जो वरी है ये लुक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें इसको पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन की विशेषता जब कोई वर्ब बताती है तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव होती है और वो पार्टिसिपल ही बन सकती है। तो अब हमें देखना है कि ये जो वरी है ये एक्टिव है या पैसिव है, मतलब ये जो लुक है, देखिए अगर हम मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब यूज करते हैं, जब जिस नाउन को वो पार्टिसिपल डिस्क्राइब कर रहा है वही उस पार्टिसिपल से जिस वर्ब का बोध हो रहा है उसका डूअर हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ वीपिंग चाइल्ड, वीपिंग चाइल्ड, तो इसका मतलब इससे एक वर्ब का भी बोध हो रहा है, ठीक है ना। ये जो पार्टिसिपल है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए नाउन है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है ये वीपिंग वर्ड, और ये वीपिंग किससे बना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना है, मतलब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे इस चाइल्ड की विशेषता बता रही है, चाइल्ड एक नाउन है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब जो पार्टिसिपल्स होती हैं वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम भी करती हैं, मतलब इनसे एक एक्शन का बोध भी होता है और ये एडजेक्टिव का काम भी करती हैं। तो इससे एक एक्शन का बोध हो रहा है, एक्शन का बोध हो रहा है तो एक्शन क्या है, रोना, ठीक है। अब देखिए पार्टिसिपल के साथ जो नाउन लिखा हुआ है वही इस एक्शन का, मतलब जिस एक्शन का बोध इस पार्टिसिपल से हो रहा है उस एक्शन को करने वाला यही है चाइल्ड। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सही है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, मतलब जो भी पार्टिसिपल होती है प्रेजेंट या पास्ट, तो अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन को करने वाला उसके बाद जो नाउन आ रहा है वही होना चाहिए। अगर ये एक्शन जो पार्टिसिपल से जिस एक्शन का बोध हो रहा है वो एक्शन किसी और ने किया है और ये जो नाउन है वो तो उस एक्शन से इफेक्टेड है, ठीक है ना, इस पर तो प्रभाव पड़ा है, बल्कि ये उस एक्शन को नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फिर हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए जो मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको ये समझाया है कि मान लीजिए यहाँ पे पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं हम, पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद नाउन है, तो जाहिर सी बात है जो पार्टिसिपल होगी वो किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब ही करेगी। तो ये पार्टिसिपल से एक एक्शन का बोध होगा और इस एक्शन को करने वाला अगर यही नाउन है, इस एक्शन को करने वाला अगर यही नाउन है तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के लिखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। लेकिन अगर इस एक्शन को करने वाला ये नाउन नहीं है तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वीपिंग चाइल्ड मतलब रोता हुआ बच्चा। तो ये, और एक मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ब्रोकन चेयर। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस चीज़ को। देखिए, इससे एक एक्शन का बोध हो रहा है और इससे भी एक एक्शन का बोध हो रहा है। इससे किस एक्शन का बोध हो रहा है? रोना। और इससे किस एक्शन का बोध हो रहा है? तोड़ना। अब यहाँ पे दोनों के बाद नाउन है, इस ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके बाद भी नाउन है, ये पास्ट पार्टिसिपल है इसके बाद भी नाउन है। तो यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज़ की, यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल ही क्यों यूज़ की, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वीपिंग चाइल्ड, तो ये वीपिंग क्यों लिखा हमने, वेप्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो रोने का काम है वो ये चाइल्ड ही कर रहा है। तो जब इस तरह से पार्टिसिपल से जिस एक्शन का बोध हो उस एक्शन को करने वाला ये नाउन ही हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। और अगर पार्टिसिपल से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उसको करने वाला ये नाउन ना हो तो वहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। जैसे अब तोड़ने का काम ये चेयर थोड़ी करेगा, कोई और करेगा, और तोड़ने का काम करेगा तो ये चेयर तो टूटेगी। ठीक है ना, इस पर तो प्रभाव पड़ेगा इस वर्ब का। तो ऐसे में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को अगर यहाँ पे यूज़ करें तो सी वियर्स ए वरी लुक, मतलब उसकी जो शक्ल है वो चिंता भरी है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लुक है, मतलब ये जो नाउन है, ये तो इस एक्शन को नहीं कर रहा होगा, किसी और ने इसके ऊपर, मतलब किसी और ने कुछ ऐसा काम किया होगा कि उसकी शक्ल चिंता से भरी हो गई, मतलब चिंतित हो गई, उसकी शक्ल से चिंता दिखने लगी कि भाई वो चिंतित है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग पैसिव है, मतलब इस एक्शन इस वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन को ये लुक ने नहीं किया, इस नाउन ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया। किसी और ने किया, कुछ ऐसा किया जिससे उसकी शक्ल जो है वो ऐसे दिखने लगी जैसे उसके चेहरे पर चिंता बढ़ गई हो। तो यहाँ पे हम इसको पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा वरीड। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है स्टॉप प्ले। तो देखिए ये स्टॉप है और स्टॉप के बाद अब यहाँ पे एक वर्ब मिलेगी, इस वर्ब से एक एक्शन का बोध होगा। अब इस वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, अगर आप इसी एक्शन को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको जीरेंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जीरेंड मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर आप इस एक्शन को शुरू करने के लिए कोई और एक्शन है वो स्टॉप करने की बात कर रहे हैं, भले ही वो एक्शन यहाँ पे ना लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे इस वर्ब को आप टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को पॉज करके जो मैंने बताया इसको आप दोबारा सुन सकते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप प्ले, तो कोई कह रहा है कि भाई खेलना बंद करो, तो मैं मुझसे जो स्टॉप करने की बात हो रही है वो किस चीज़ को, इसी एक्शन को स्टॉप करने की बात हो रही है। कोई मुझसे कह रहा है कि भाई खेलना बंद करो, मतलब क्या करना बंद करो, प्ले करना। तो इसी को ही जो है स्टॉप करने की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको जीरेंड फॉर्म में लिखूँगा, स्टॉप प्लेइंग। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वी स्टॉप्ड टू बाई ए बॉटल ऑफ वाटर। अब देखिए, अब इस सेंटेंस में वी स्टॉप टू बाई ए बॉटल ऑफ वाटर, अब यहाँ पे देखिए हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है। अब हमने टू इन्फिनेटिव इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने ये जो बाई जो एक्शन है, इसी एक्शन को हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम या तो ड्राइविंग कर रहे थे या हम चल रहे थे पैदल, ठीक है, या हम राइडिंग कर रहे थे, तो हमने वो कोई और एक्शन है उसको स्टॉप किया इस एक्शन को करने के लिए। तो जब हम स्टॉप के बाद कोई ऐसा एक्शन का जिक्र करते हैं, मतलब स्टॉप के बाद एक वर्ब होगी और उस वर्ब से जिस एक्शन का बोध होगा, अगर आप उस एक्शन को करने के लिए स्टॉप हो रहे हैं तो आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। लेकिन अगर आप इसी एक्शन को ही स्टॉप कर रहे हैं तो आपको जीरेंड यूज़ करना है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट है
देर इज़ नथिंग डैश से। अब यहाँ पे जो एक इस वर्ड को देखिए थोड़ा, नथिंग को, इस नथिंग की तरह और भी शब्द होते हैं जैसे समथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना, इस तरह के ये भी शब्द होते हैं। तो इनके बाद अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी पड़े तो वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होगी। तो देर इज़ नथिंग टू से, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टू से। तो ध्यान रखिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है रीड गिव्स मी ए हेडेक। तो यहाँ पे इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ करनी है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो देखिए ये जो गिव्स है ये है हमारी फाइनाइट वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब है, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के ये जो रीड है इसको नाउन बनना है, मतलब सब्जेक्ट बनना है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब से पहले इस रीड को सब्जेक्ट बनना है। और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन बनेगा रीड। तो रीड को जब नाउन बनाएंगे तो हमें इसको जीरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब को जब हम नाउन बनाते हैं तो उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं और उसको हम जीरेंट बना के ही नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रीडिंग। नेक्स्ट है ही वॉज पनिश्ड फॉर डैश चीटिंग। तो यहाँ पे चीट वर्ब की जो है नॉन फाइनाइट फॉर्म हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज पनिश्ड फॉर डैश चीट। तो यहाँ पे देखिए चीट वर्ब है, इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही हो सकता है, ठीक है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन बनेगा ये। तो नाउन बनेगा तो इसको भी हमें जीरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, चीटिंग हो जाएगा ये। आप याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आप नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो जीरेंट फॉर्म में ही यूज होती है, ओके, उसको आपको जीरेंट बनाकर ही आपको यूज़ करना होता है वहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद। नेक्स्ट देखिए इट इज़ नॉट वर्थ डैश रीड। देखिए कुछ फ्रेजेज होती हैं, मैं आपको यहाँ पे उनको लिख के दिखाता हूँ। जैसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है इट इज़ गुड से, ठीक है, इट इज़ गुड, इट इज़ वर्थ, या इट इज़ नो यूज़, या किसी सेंटेंस में आ रहा है डिडंट हेल्प, ठीक है, या कांट बियर, या कांट हेल्प, या कांट स्टैंड। आप इनको नोट कर सकते हैं। तो इनके बाद जब कोई नॉन फाइनाइट वर्ब हम यूज़ करते हैं तो वो जीरेंट फॉर्म में आती है, ठीक है, वो जीरेंट फॉर्म में आती है हमेशा। हम इसको नेगेटिव भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे इट इज़ गुड है तो इट इज़ नो गुड हो सकता है, इट इज़ वर्थ है तो इट इज़ नॉट वर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इनके साथ आपको हमेशा जीरेंट फॉर्म यूज़ करनी है नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ नॉट वर्थ है, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट वर्थ है तो यहाँ पे जीरेंट लगाएंगे, तो जीरेंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट देखिए स्पीक इज़ ईजियर देन राइटिंग। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये यहाँ पे इज़ जो है मेन वर्ब है यहाँ पे। तो मेन वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी हम वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसके साथ आईएनजी लगा के लिख देंगे स्पीकिंग। तो ये जाएगा स्पीकिंग इज़ ईजियर देन राइटिंग, जैसे यहाँ पे हुआ था रीडिंग गिव्स मी हेडेक, ओके। तो जब भी सब्जेक्ट बनाकर अगर आपको वर्ब को लिखना है तो वहाँ पर आप उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो जीरेंट बन जाएगा, और जीरेंट जब बन जाएगा वहाँ पे तो वो नाउन की तरह वहाँ पे यूज होने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही एग्रीड डैश वेट। तो यहाँ पे देखिए इस एग्रीड वर्ब को, एग्री के साथ हमेशा टू इन्फिनिटिव लगता है तो हम यहाँ पे टू इन्फिनिटिव लगा देंगे, ये हो जाएगा टू वेट। नेक्स्ट है ही डिनाइड यूज़ द फोर्स। तो डिनाई के साथ हमेशा जीरेंड लगता है तो ये हो जाएगा यूजिंग। द टेनेंट्स रिफ्यूज्ड डैश लीव। तो यहाँ पे रिफ्यूज या रिफ्यूज के साथ हमेशा टू इन्फिनिटिव लगता है तो ये हो जाएगा टू लीव। सी कुडंट थिंक व्हाट। अब देखिए कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ठीक है ना, ये कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ अगर आपको कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी पड़े तो टू इन्फिनिटिव का यूज होता है, ठीक है। तो टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो टू लगा देंगे उस वर्ब के साथ। तो जैसे यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट के साथ टू लगा देंगे, व्हाट टू से, ठीक है। जैसे वेयर टू गो, इस तरह से, ठीक है। जैसे व्हाट टू डू। तो इस तरह से हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं इन इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ। लेकिन वाई को आपको याद रखना है, वाई और वाई नॉट, इनके साथ हमेशा हम बेर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे वाई नॉट से सॉरी एंड द मैटर, ये सेंटेंस है। वाई नॉट, ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है इस वर्ब की। तो ये सेंटेंस है हमारा वाई नॉट से सॉरी एंड द मैटर। तो यहाँ पे देखिए वाई नॉट है, तो वाई नॉट के बाद जैसे मैं अभी आपको बताया था वाई और वाई नॉट के साथ बेर इन्फिनिटिव यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इसको बेर इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ठीक है ना, इनके साथ आपको टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है, लेकिन वाई या वाई नॉट के साथ आपको बेर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।